मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहिद्दीमान, आप देख रहे हैं रोहिद्दीमान चैनल। और अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे हमको बेसिक क्वेश्चनों से ऊपर के क्वेश्चनों की तैयारी करनी होगी ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सकें। इसी कारण से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन आईईएस और बीटेक वाले क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे आईटेक एग्जाम में, या हम ये क्वेश्चन किन के लिए कर रहे हैं, जो CITS कर रहे हैं या CITS की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लॉकडाउन अभी जैसे हम लोग हो गया है, तो अभी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है किसी भी वैकेंसी का या किसी भी एग्जाम का, तो उसके लिए हमको तैयारी रेगुलर स्टार्ट कर देनी है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसके अंदर हमारे क्वेश्चन रहेंगे आईएएस और बीटेक में क्वेश्चन आए हुए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप अपनी राय कि आपको क्वेश्चन और किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो ऊपर मैंने लिखा ये मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट हुआ है, ये बीटेक के अंदर क्वेश्चन आया है। The poliotropic efficiency of centrifugal compressor is found to lie in the range of, मतलब क्या है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है उसकी पोलियोट्रोपिक दक्षता की सीमा क्या पाई जाती है, 0.55 से 0.7, ऑप्शन बी 0.7 से 0.85, ऑप्शन सी 0.85 से 1 एंड ऑप्शन डी 0.3 से 0.55। ये क्वेश्चन बीटेक का आज एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आज आया हुआ था। मैकेनिकल ट्रेड का ये एग्जाम था और उसके अंदर एक क्वेश्चन पुट था। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 0.7 से 0.85। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बीटेक में आया हुआ क्वेश्चन नंबर है, जो आज ही बीटेक का एग्जाम, उसी के अंदर DDCVAV स्टैंड फॉर, मतलब DDCVAV की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल्ड वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ऑप्शन बी ड्यूअल डायरेक्ट कंट्रोल्ड वेरिएबल एयर वॉल्यूम एंड ऑप्शन सी डबल डिजिटल कंट्रोल्ड वेरिएबल एयर वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी ड्यूअल डिजिटल कंट्रोल्ड वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो VAV की तो हमारी हमको पता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम होता है, लेकिन DDC की अभी फुल फॉर्म क्या रहेगी, यहाँ पे जो हमारी फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल्ड वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द गवर्निंग बॉडी विच सर्टिफाइज द फैन स्टैंडर्ड डाटा इज, मतलब कौन सी गवर्नर ने या गवर्नमेंट की तरफ से ये निकाला गया है कि जो फैन है उसका स्टैंडर्ड डाटा सर्टिफाइड है। असरे की तरफ से, जो एक अमेरिकन सोसाइटी है, AMCA की तरफ से, इसरे की तरफ से जो एक इंडियन की सोसाइटी है, या UMCA की तरफ से। तो इनमें से किसके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है, मतलब क्या है कि फैन डाटा का जो मान है उसको प्रमाणित करने वाली कौन सी गवर्नमेंट है। असरे एसोसिएशन है, AMCA है, इसरे है या UMCA है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन रहेगा हमारा बी AMCA। AMCA क्या होता है, एयर मूवमेंट एंड कंट्रोल एसोसिएशन इंटरनेशनल। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी AMCA। और कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे, या कुछ आपको अलग क्वेश्चन मिले या नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज दैट रिजेक्ट टेक प्लेस इन कार्नोट वेपर साइकिल। ये क्वेश्चन आए IES में, ठीक है। तो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज दैट रिजेक्ट टेक प्लेस इन कार्नोट वेपर साइकिल। तो कांस्टेंट प्रेशर 2 बार यहाँ पे पुट हो गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट एंट्रोपी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान जो हमारी प्रक्रिया है वो
कार्नोट वेपर साइकिल के अंतर्गत आती है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट एंट्रोपी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एक समान रहना। और मैं आपको बता दूं लाइव क्लास हमारी डेली चलती है 5 PM और आज की हमारी क्लास रहेगी कूलिंग टावर पे, जो कि कंडेंसर का ही एक पार्ट है। उसको प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन द लोअर टेम्परेचर इज फिक्स। जब लोअर टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो जो हमारी सीओपी है वो रेफ्रिजरेटिंग मशीन को कैसे इंप्रूव कर सकती है या किसके द्वारा इंप्रूव कर सकती है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग द मशीन एट हायर स्पीड, मतलब मशीन को ऑपरेट करके हाई स्पीड में। ये ऑपरेटिंग द मशीन एट लोअर स्पीड, मतलब मशीन को ऑपरेट करेगी लोअर साइड में। या सी रेजिंग दी हाई टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ऑप्शन डी लोअरिंग दी हाई टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर को लोअर कर देगी। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लोअरिंग दी हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप सीओपी एंड दैट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर सीओपी आर रिलेटेड एज। मतलब जो हमारी सीओपी होती है वो रेफ्रिजरेटर से किस प्रकार संबंध रखती है? ऑप्शन ए सीओपी हॉर्स पावर इक्वल टू सीओपी रेफ्रिजरेंट प्लस 1, सीओपी हॉर्स पावर इक्वल टू सीओपी रेफ्रिजरेंट माइनस रेफ्रिजरेटर माइनस 1, सीओपी हॉर्स पावर डिवाइड बाई सीओपी रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 एंड सीओपी हॉर्स पावर लेस देन सीओपी रेफ्रिजरेटर। तो इनमें से कौन सी हमारी इनमें से सही रिलेशन रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिकॉज सीओपी हॉर्स पावर इक्वल टू सीओपी रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ये हमेशा प्लस 1 रहता है। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के पास ये नॉलेज पहुंच सके कि आरएससी ट्रेड की जो हम तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसका एक चैनल है जिसके द्वारा हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बिना फीस दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ए गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए? हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। बी ऑप्शन हाई ऑपरेटिंग प्रेशर एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन सी हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड ऑप्शन डी लो सीओपी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनमें से क्या होना चाहिए हमारा गुड रेफ्रिजरेंट के अंदर? तो गुड रेफ्रिजरेंट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए? हाई लेटेंट हीट होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट पर वेपोराइजेशन होना चाहिए एंड उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ए थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल इन वाल इज ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच। मतलब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस प्रकार या किस लिए काम में आती है? इंश्योर द ऑपरेटर कंप्लीटली फिल्ड विद रेफ्रिजरेटर ऑफ द लोड। मतलब ऑपरेटर के अंदर कंप्लीटली मतलब रेफ्रिजरेंट को भरने काम करती है उसके लोड के अनुसार। या बी इज सुटेबल ओनली फॉर कांस्टेंट लोड सिस्टम, या ओनली उसका जो लोड है वो कांस्टेंट रहे इसके। ऑप्शन सी मेंटेन डिफरेंट टेम्परेचर इन ऑपरेटर इन प्रोपोर्शनल लोड, या ऑपरेटर के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक्यूरेट या करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर ए एंश्योर द ऑपरेटर कंप्लीटली फिल्ड विद रेफ्रिजरेंट ऑफ द लोड। मतलब लोड के अनुसार ऑपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट को भेजना और वहां पे गर्मी को रिजेक्ट करके वहां पे कूलिंग को प्रोड्यूस करना, ये काम रहता हमारा एक्सपेंशन वाल का। क्वेश्चन नंबर 9 है बाईपास फैक्टर फॉर ए कूलिंग कॉइल। बाईपास फैक्टर जो होती है वो कूलिंग कॉइल के लिए किस प्रकार कार्य करती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। ऑप्शन बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। एंड ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी of air passing through it depending upon the condition of air entering। देखिए इंक्रीज विद इंक्रीज मतलब बढ़ने के साथ बढ़ रही है क्या? वेलोसिटी ऑफ एयर।
पासिंग थ्रू जब इसमें से पास हो रही है, किसमें से, बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल में से, या डिक्रीज विद इंक्रीज मतलब कम के साथ क्या हो रही है, हवा इंक्रीज हो रही है। रिमेन अनचेंज कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, विद कब, जब हमारी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट, जब वेलोसिटी मतलब एयर का सर्कुलेशन इसमें से पास हो रहा है या हवा का वेग इसमें से पास हो रहा है। एंड ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज मतलब कम या ज्यादा विद इंक्रीज इन दी वेलोसिटी, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ एयर जब इंक्रीज हो रही है थ्रू इट डिपेंडिंग अपॉन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, द कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग की हमारी जो एयर एंटरिंग है वो कंडीशन में कितनी या किस प्रकार काम कर रही है उसके ऊपर ये निर्भर हो जाती है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा, बाईपास फैक्टर फॉर ए कूलिंग कॉइल्स का, तो ऑप्शन ए रहेगा इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो जिससे आपको आसानी रहे एग्जाम के टाइम में याद करने की। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईएएस में पूछा गया है, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग के दौरान क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी, ऑप्शन बी वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन सी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन डी पार्टिकल प्रेशर ऑफ वेपर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो सेंसिबल कूलिंग के दौरान क्या होता है, तो सेंसिबल कूलिंग के दौरान हमारा होता है पार्टिकल प्रेशर ऑफ वेपर रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो हमारे वेपर है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा आज एग्जाम में आया था बीटेक वाले में, सॉरी, और ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं, मेरे एग्जाम नहीं था लेकिन एक भाई है जिसने क्वेश्चन सेंड किया मेरे पास और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। स्क्रोल कंप्रेसर क्या होता है, हर्मेटिक में आता है, सेमी हर्मेटिक, ओपन टाइप कंप्रेसर एंड सेमी ओपन टाइप। तो इनमें से किसके अंदर स्क्रोल कंप्रेसर आता है, तो हमारा स्क्रोल कंप्रेसर सिंपल सी बात है हर्मेटिक के अंदर आता है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज आउटसाइड एयर इनटू दिस सेंट्रल चिल्ड वाटर सिस्टम। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो चिल्ड वाटर सिस्टम है उसके अंदर एयर कैसे एंटर हुई, हाउ कैसे एंटर हुई, आउटसाइड एयर बाहर की एयर कैसे एंटर हुई हमारे चिल्ड वाटर सिस्टम के अंदर, एयर वेंट्स के द्वारा, लोअर्स के द्वारा, टायर्स के द्वारा या वैक्यूम के द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा आउटसाइड एयर एंटर हुई। तो कभी भी अगर हमारी लाइन के अंदर एयर आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई होल होगा जिसके द्वारा एयर एंटर हो रही है। तो हमको हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, एयर वेंट्स बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पीएचई फुल फॉर्म, ये भी बीटेक क्वेश्चन में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। पीएचई की फुल फॉर्म क्या है, प्लेट हीट एक्सचेंजर, पैरेलल हीट एक्सचेंजर, पावर हीट एक्सचेंजर एंड फेस हीट एक्सचेंजर। और इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन ए रहेगा, प्लेट हीट एक्सचेंजर। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ब्लास्ट एरिया इज रिलेटेड टू। ब्लास्ट एरिया किससे रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो ब्लास्ट एरिया का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ब्लास्ट एरिया में ऐसे होता है कि वहां पे एकदम या ये बोल सकते हो असाधारण तरीके से एकदम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देना, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस कर देना। तो ब्लास्ट एरिया में क्या क्या चीज़ हमारी रिक्वायर होती है, फैन चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, चिलर चाहिए या डिफ्यूजर चाहिए। अब देखिए चिलर और डिफ्यूजर ये दोनों हमारे एचवीसी सिस्टम के पार्ट है, इसमें ब्लास्ट एरिया यूज नहीं होता। अब बचे हमारे फैन और कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम हमारा केवल चलने का होता है, लेकिन जो ब्लास्ट एरिया के अंदर फैन लगे होते हैं ना, ये हमारे ऑपरेटर कॉइल के आगे लगे होते हैं। और ये फैन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ का एक तो ब्लास्ट एरिया का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब ये लगा लो कि 10 बाई 10 का रूम भी बहुत ज़्यादा है एक ब्लास्ट एरिया के लिए, और उसके अंदर कम से कम 3 से 4 फैन लगे होते हैं ताकि वो एयर का सर्कुलेशन बहुत तेज गति से कर सके और उसका टेम्परेचर डाउन हो सके।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर ए, ब्लास्ट एरिया रिलेटेड टू फैन। एंड द रिलेटिव सीओपीज, हमारी जो सीओपी है ये मैंने कराया भी था कि इसको कैसे निकालते हैं। ऑप्शन ए एक्चुअल सीओपी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल सीओपी, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल सीओपी डिवाइड बाय एक्चुअल सीओपी, एंड ऑप्शन सी एक्चुअल सीओपी प्लस थ्योरेटिकल सीओपी, एंड ऑप्शन डी थ्योरेटिकल सीओपी माइनस एक्चुअल सीओपी। सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, जो हमारी सीओपी किसके ऊपर या किससे संबंधित है, एक्चुअल सीओपी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल सीओपी। और आज इवनिंग की क्लास रहेगी 5 बजे कूलिंग टावर की। और प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और क्या आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, ये भी आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।